हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने संप्रेषण यानी कि संचार, कम्युनिकेशन, आपसी वार्तालाप क्या होती है उसके विषय में जाना था। जब आप अपनी बात, कोई भी इंसान बिना अपनी बात बताए या किसी दूसरे के विचारों को जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकता या वो रह ही नहीं सकता। हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं तो अपनी बातों को किसी के आगे जब हम शब्दों में बयान कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कभी हम उसे लिखकर बताते हैं, कभी हम उसे बोलकर बताते हैं। तो दोस्तों, यही सब कुछ होता है संप्रेषण, जिसे हम संचार भी कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में इसे हम कम्युनिकेशन, आपसी वार्तालाप जो होता है वह कहते हैं। तो दोस्तों, इस संप्रेषण के बहुत से जो इसमें लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, ये दो प्रकार के होते हैं। जिस लिखित का अर्थ होता है जिसमें आप लिख कर अपने विचारों को दूसरों से अवगत कराते हैं, और मौखिक जिसमें आप बोलकर, चाहे फोन पे बात करके, चाहे सामने आपस में बातचीत करके आप जब अपने विचारों से सामने वाले को अवगत कराते हैं, और उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में संप्रेषण क्या होता है और इसके महत्व क्या है उस पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम लिखित संप्रेषण के गुण और दोष जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिखित संप्रेषण होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम इसके गुणों और दोषों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई संप्रेषण प्रक्रिया या वार्तालाप है वो लिख कर, अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं, मुंह से नहीं बोलते बल्कि लिख कर करते हैं, उसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। इसके लिए पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बुलेटिन, रिपोर्ट, पैम्फलेट, ईमेल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जब संदेश देने वाला और प्राप्त करने वाला दूर दूर स्थानों पर रहते हैं तो क्या होता है, ऐसे में वो आप आमने सामने बैठकर तो बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसे में लिखित संप्रेषण का ही सहारा लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि संदेश को मौखिक रूप में समझाना या समझना कठिन हो जाता है, या फिर हमें लगता है कि हमें इसके दस्तावेज आगे के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हैं, तो हम ऐसे में लिखित संप्रेषण का सहारा लेते हैं। और कभी किसी संदेश में संस्थाओं एवं चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है, तब भी संदेश लिखकर भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि लिखित संप्रेषण होता क्या है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। सामूहिक लिखित संप्रेषण, जब बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में। व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण, दोस्तों ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण कहा जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं सामूहिक लिखित संप्रेषण के विषय में। जब किसी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि बहुत से लोगों को एक सूचना देनी होती है, तब वह सामूहिक लिखित संप्रेषण कहलाता है। और इसके कई माध्यम हैं: पत्र, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, प्रशासनिक परिपत्र, सार्वजनिक सूचनाएं आदि, ये सब इसके माध्यम हैं। और किसी भी व्यावसायिक संस्था में अधिकारियों एवं ग्राहकों के मध्य आप देखते हैं पत्र व्यवहार तो होता ही रहता है, और कुछ बड़ी संस्थाओं में तो पत्राचार के लिए एक अलग ही विभाग स्थापित कर दिया जाता है, जो समय समय पर पत्रों के उत्तर देकर ग्राहकों की जिज्ञासाओं को शांत करते रहते हैं। और इसलिए ऐसा वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करते हैं, और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए भी कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने जो साथ अपने अंडर काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको आदेश निर्देश देते हैं। वो कैसे देंगे? वो लिख कर ही ये निर्देश देंगे। और इन निर्देशों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि कर्मचारियों को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसे करना है, ये सब बातें वो लिखित में देते हैं। इसे ही सामूहिक लिखित संप्रेषण कहा जाता है। दोस्तों, अधिकांश बड़ी बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए मासिक, त्रैमासिक यानी कि 3 मास में जो प्रकाशित होती है, पत्रिकाएं तथा बुलेटिन आदि प्रकाशित करती हैं। और इन पत्रिकाओं में कंपनी की नीतियों और उसकी जो प्रगति होती है, उससे संबंधित योजनाएं होती हैं, उन सब की जानकारी दी जाती है। और कई बार क्या होता है, सार्वजनिक सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाता है, जिससे वो सारी सूचनाएं कर्मचारियों तक पहुंच जाती हैं। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए प्रबंधकों को प्रायः दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि रिपोर्ट तैयार भी करनी पड़ती है। और ऐसा कभी कभी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कई बार विशेष रूप
जो रिपोर्ट होती है वो बनाई जाती है, और जो ये सारी रिपोर्ट होती हैं ये व्यावसायिक स्थानों में संप्रेषण यानी कि संचार का सशक्त माध्यम होती हैं, और इन्हीं के आधार पर निष्पक्ष, सही एवं संतुलित निर्णय लिए जाते हैं और कर्मचारियों को इन निर्णयों से अवगत समय समय पर कराया जाता है। तो ये सब लिखित संप्रेषण द्वारा ही होता है। चलिए दोस्तों, ये हमने जाना सामूहिक लिखित संप्रेषण। व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण, जब सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य लिखकर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वही व्यक्तिगत संप्रेषण, लिखित संप्रेषण कहलाता है। और दोस्तों, इस प्रकार के संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। व्यावसायिक संगठनों में कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य लिखा जाने वाला पत्र व्यवहार इसके अंतर्गत आता है। और कई बार क्या होता है कि संस्था में शिकायत पेटिका और जो सुझाव पेटिका रखी होती है उसमें कर्मचारी अपनी शिकायतें लिखकर जो या फिर कोई भी सुझाव होते हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के लिख के उसमें डाल देते हैं, और ऐसे में कई बार संस्था की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी अधिकारियों को मिल जाते हैं और फिर उन्हें कई बार तुरंत कार्यान्वित किया जाता है, जिससे संस्था को कई बार बहुत सा लाभ भी होता है। तो इस तरह के संप्रेषण का भी बहुत महत्व है दोस्तों। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि लिखित संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं और उन पर चर्चा भी कर ली कि सामूहिक लिखित संप्रेषण और व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। अब हम लिखित संप्रेषण के कुछ गुण भी जान लेते हैं। लिखित संप्रेषण में सूचना एवं संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है और यह अधिक औपचारिक रूप में होता है। इसमें समझकर और चिंतन मनन करके प्रारूपण की सुविधा होती है और औपचारिक होने के नाते कर्मचारी भी इसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कोई भी बात जब लिख कर रख ली जाती है तो सबको पता है कि ये एक तरह का दस्तावेज बन गया है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और फिर वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया या उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि इसमें सुनने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। उन्हें सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। दूसरी है इसकी गुण, लिखित संप्रेषण में दोनों पक्षों की एक साथ उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस अधिकारियों ने लिख कर लगा दिया है, उस कर्मचारी आकर उसको पढ़ लेंगे, जब जो आएगा तब उसे देख लेगा। प्रेषक अपनी सुविधा अनुसार संदेश प्रेषित अपना संदेश दे सकते हैं। इसमें संदेश संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इससे फिर क्या होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होता और कई बार संदेश प्राप्तकर्ता संदेश का आशय तुरंत ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संदेश संक्षिप्त है तो उसमें विषय वस्तु कभी अपूर्ण रहे, ऐसा भी नहीं होता। जो भी विषय वस्तु होती है उसे पूर्ण रूप से ध्यान रखकर ही वो संदेश बनाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, संदेश में जो सामग्री यानी कि जो भी लिखा हुआ होता है वो क्रमबद्ध रूप में लिखी जानी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो बिखराव आ जाएगा और विचारों में अस्पष्टता उत्पन्न हो जाएगी। मौखिक रूप में जब हम बातचीत करते हैं तो हम शायद इसे भूल जाएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति की एक सीमा होती है। लेकिन जब हम लिखित संदेश होते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह एक स्थायी दस्तावेज होता है और भविष्य में संदर्भ हेतु ये सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन मौखिक संप्रेषण आप ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों, यह एक कानूनी प्रपत्र होता है। भविष्य में कोई भी विवाद हो तो साक्ष्य के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, सबूत के रूप में। और इन्हीं लिखित प्रमाण पत्रों के आधार पर व्यावसायिक विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है, जबकि मौखिक संप्रेषण में ऐसा नहीं हो सकता। संदेश जब लिखा जाता है तो स्पष्ट भाषा जो होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें किसी भी बात को घुमा फिराकर नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे संदेश का उद्देश्य वहीं समाप्त हो जाएगा। जो बात किसी को कहनी है लिखकर, तो उसे अपनी बात स्पष्ट रूप में शब्दों को, सही शब्दों का चयन करके, उचित शब्दों का चयन करके अपनी बात को संदेश में प्रेषित करना चाहिए। इससे जो है पढ़ने वाले को वो बात आसानी से समझ आ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये सुंदर और आकर्षक ढंग से लिखा जाना चाहिए ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। गंदी लिखावट होगी तो नहीं समझ आएगा। और सदैव शिष्ट एवं नम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस तरह के संदेशों में शब्दों का चुनाव सोच समझ कर किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य में लिखना चाहिए ताकि जो प्राप्त करता है वो संदेश को आसानी से समझ सके।
मौखिक संप्रेषण में कोई गलती हो जाने पर यह खोज पाना कि गलती कहाँ हुई है मुश्किल ही है, क्योंकि मैंने जो बात बोल दी, लेकिन यदि वो लिखा हुआ है तो आप उसको पकड़ सकते हैं और फिर व्यक्ति को आसानी से इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं। दोस्तों, लिखित संदेशों को बार बार पढ़ा तथा समझा जा सकता है, इसलिए वह अधिक स्पष्ट और होते हैं। साथ ही साथ इसमें गलतफहमी की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान ली लिखित संप्रेषण के गुण। अब इसके कुछ दोष भी तो होते हैं, इसके अवगुण भी तो हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी इसकी क्या दिक्कत है, इसमें जो लिखित संप्रेषण प्रणाली, इस पर खर्चा बहुत आता है। क्या होगा, लिखित संप्रेषण को संभालने के लिए हमें फाइलों की ज़रूरत होगी। जब फाइलें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उनको रखने के लिए अलमारियाँ या कुछ भी ड्रॉ जो भी है, फिर वो जो रिकॉर्ड बन गए हैं उनकी देखरेख करने के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और इससे क्या होगा, जो संस्था या जो भी कोई व्यवसाय है उस पर खर्चा अधिक आ जाएगा। संप्रेषण प्रणाली में मौखिक संप्रेषण की अपेक्षा समय भी अधिक लगता है, यानी कि लिखने वाले जो संप्रेषण होते हैं, क्योंकि जब एक सूचना का पहले आलेख मसौदा तैयार किया जाता है, उसे टाइप किया जाता है, फिर जो भी उसका अधीनस्थ अधिकारी है उसके पास वो सिग्नेचर के लिए जाएगा, और फिर यदि वो व्यक्ति बहुत दूर है या जो भी संस्था है जहाँ तक भी संदेश पहुँचाना है, उस तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। जबकि टेलीफोन पर यदि हम संदेश देते हैं तो वो तुरंत प्राप्तकर्ता तक पहुँच जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आपातकाल में इस तरह की जो लिखित संप्रेषण है, यह प्रणाली बहुत बिल्कुल ही अनुपयुक्त होती है, इसका प्रयोग ही नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ऐसे में यदि हम ये इंतज़ार करेंगे कि पहले संदेश लिखिया जाए, फिर वो अधिकारी साइन करे, उसके बाद पहुँचे, तो ऐसे में तो समय निकल जाएगा और स्थिति बिगड़ जाएगी। और इसलिए उस समय लिखित संप्रेषण के अंदर एक तरह से दोष सा है ये, उसका मौखिक संप्रेषण सबसे ज़्यादा काम आता है। तीसरा दोष है, लिखित संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, एक संप्रेषण के लिए अनेक व्यक्तियों का योगदान होता है और कई बार कुछ सूचनाएं गोपनीय भी रखी जाती हैं, नहीं तो व्यावसायिक प्रगति पर इसका विपरीत असर पड़ता है। तो हर चीज़ भी लिखकर नहीं हो सकती, और यदि प्राप्तकर्ता को सूचना को लेकर कोई शंका होती है, कोई मन में कोई उसका लगता है कि शक उत्पन्न हो गया, कोई भी शंका आ गई कि मैं कैसे इसके बारे में जानूं, तो वह यह कोई बात पूछना चाहता है, तो इस माध्यम के द्वारा तुरंत स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। यानी कि भेजने वाले ने संदेश भेज दिया, अब मैंने उसको पढ़ा, मुझे उसमें कोई त्रुटि लग गई मान लीजिएगा, तो मैं उसके लिए लिखित संप्रेषण फिर भेजूंगी, लिखकर भेजूंगी, फिर वो मुझे जवाब देंगे, तो इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और अपनी शंका के समाधान के लिए फिर उसे पत्र भेजना होगा, उत्तर का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जबकि मौखिक संप्रेषण में ये आसान है, फ़ोन करके तुरंत ही अपनी शंका का निवारण वो कर लेगा। मौखिक बातचीत के दौरान अपनी सभी शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है लिखित संप्रेषण में, जो लोग अशिक्षित है, नहीं पढ़े लिखे, उनके लिए तो एक तरह से ये बेकार ही है, वो पढ़ ही नहीं सकते कि क्या लिखा है, तो उनके लिए ये उपयोगी नहीं होगा। लिखित संप्रेषण के माध्यम से प्रेषक अपने संदेश को तो प्राप्तकर्ता तक भेज सकता है, परंतु उसके संदेश में मैंने लिखकर भेज दिया, लेकिन मेरी भावनाएं क्या हैं उसका पता आप नहीं लगा सकेंगे। लेकिन मौखिक संप्रेषण यदि हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप मेरे हाव भाव से, मेरी मुद्राओं से भावनाओं का सरलता से पता लगा सकते हैं, किसी की भी भावनाओं का, और प्राप्तकर्ता भी पूरी बात समझकर पाने वाला, जैसे मैंने संदेश आप तक पहुंचाया, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो देखकर, मेरे हाव भाव देखकर समझ जाएंगे कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, क्या है, लेकिन और आप समझ जाएंगे और आप तुरंत अपनी बात की प्रतिक्रिया मुझे दे देंगे। इस तरह लिखित संप्रेषण यहाँ आकर उसमें एक दोष आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाने लिखित संप्रेषण के कुछ गुण दोष। पहले हमने चर्चा की लिखित संप्रेषण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके क्या गुण दोष हैं। अगले अध्याय हिंदी भाषा के अगले अध्याय में हम और भी प्रमुख विषयों पर इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।